हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, हम आज 7th क्लास में साइंस का वीडियो नंबर 2 जो है उसे करने वाले हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि जो हरे पादप होते हैं वो किस तरीके से अपना जो है खाना बनाते हैं, या कौन से स्वपोषी होते हैं या कौन से परपोषी होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। मतलब कि हरे पौधे जो खाना बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। देखिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। खाद्य फैक्ट्रियां समझ रहे हैं आप, जैसे कि खाना बनाने वाली फैक्ट्रियां। जो पेड़ों को खाना कौन बना के देते हैं? पत्तियां देती हैं। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियां करती हैं। ठीक है, जितना भी खाद्य पदार्थ संश्लेषित करेंगी या बनाएंगी वो कौन? पत्तियां बनाएंगी। अतः सभी कच्चे पदार्थ किसी न किसी प्रकार से उन तक पहुंचने चाहिए। इसलिए जो भी चीज़ें खाना बनाने के लिए पत्तियों को चाहिए वो सब पत्तियों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। मृदा में उपस्थित खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक स्थानांतरित किए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये छिद्र रंध्र कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि पौधों को खाना बनाने के लिए खनिज चाहिए और जल चाहिए। तो खनिज और जल जो है वो दोनों तो कौन इकट्ठा करती है? जड़ इकट्ठा करती है। और जड़ क्या करेगी? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देगी। और एक और चीज़ चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से मिलेगी? जो पत्तियां होती हैं उनकी उल्टी तरफ, पत्तियों को अगर आप उल्टा करेंगे तो उन पे नीचे की तरफ बहुत छोटे रंध्र, छेद पाए जाते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उनको। और ये जो छेद होते हैं ये छोटी छोटी कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें छिद्र रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, खनिज एवं जल वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, तना, जड़, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जड़ जो होती है वो इकट्ठा करेगी खनिज और जल को, और फिर छोटी छोटी नलियों से, तने के द्वारा बहुत छोटी छोटी नलियों से सारी पेड़ में उसे फैलाएंगी वो। ठीक है, सारे पेड़ में खनिज और जल जो है वो फैला देंगी। पोषकों को पत्तियों तक स्थानांतरित करने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग प्रदान करती हैं। एक रास्ता जो होता है ना वो प्रदान करती हैं ये नलियाँ। अब आप देखिए, पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, पत्तियाँ हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक वर्णक होता है हरे रंग का, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए क्या काम करेगा ये क्लोरोफिल? ये सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसे पत्ती में संग्रहित कर देता है। ठीक है, सौर प्रकाश होता है, जो सौर ऊर्जा होती है उसको ये पत्ती में रासायनिक ऊर्जा के तौर पर संग्रहित कर लेता है। ठीक है, और इस जो ऊर्जा ये इकट्ठी करता है पत्ती के अंदर, इस ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं? खाद्य, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों से खाद्य संश्लेषण यानी इन दोनों से खाना बनाने में इसी ऊर्जा का काम लिया जाता है। क्योंकि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में ही होता है। देखिए, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण यानी हरी पत्तियां जो खाना बनाएंगी वो सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है। देखिए, इसीलिए इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो आप ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज सब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से खाना बना रहे हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। पत्तियों द्वारा क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, पादप के रूप में वो खाद्य, ये जो ऊर्जा हम सूरज से लेते हैं ना, यही एक तरह से हमारा खाना जो है पेड़ों का, पौधों का खाना हो जाती है, क्योंकि इस ऊर्जा की मदद से ही खाना बनाया जा सकता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी कि सौर ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा और
किसी भी तत्व में नहीं हो सकती। चरम स्रोत मतलब सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा ही है। अब हम देखें, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता। देखो, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पादपों का खाना नहीं बनेगा। पादपों का खाना ही नहीं बनेगा तो उनका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, मतलब सारे पौधे जो हैं वो मर जाएंगे। और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर ही निर्भर करता है। यानी कि सोचिए आपकी पादप जो हैं उन्हीं से हमें खाना मिलता है और उन्हीं से जानवरों को भी खाना मिलता है। यानी कि हम लोग चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से, लेकिन हम निर्भर किस पर हैं, पादपों पर ही निर्भर हैं। ठीक है। इसके अलावा सभी जीवों के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण से ही बनती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से जो खाना बनता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन पेड़ों के कोई काम की नहीं होती, इसलिए वो इसे वातावरण में बाहर छोड़ देते हैं और उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए अगर हम ये सोचें कि प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं हो सकता है ना, पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती हैं, देखिए क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके, देखो क्लोरोफिल तो पहले से ही मौजूद होता है, सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, तो जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ये दोनों ही रिएक्शन करते हैं और इससे क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी बेटा ज़्यादातर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। और ये जो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यही जो होता है खाना होता है। इसे हम देखिए इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन दोनों के मिलने से, कब मिलने से, जब क्लोरोफिल भी हो और सूर्य का प्रकाश भी हो। इन दोनों के मिलने से जब क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश दोनों हो तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जो कि पेड़ों का खाना है, और ऑक्सीजन भी बनता है जो पेड़ों को नहीं चाहिए, इसलिए पेड़ उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। ये होता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्सर्जित हो जाती है और जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च यानी मंड में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च जो होता है ग्लूकोज का ही दूसरा रूप होता है। तो उस तरीके से यहाँ देखिए पत्ती की एक संरचना जो है वो बनाई है, उसे हम समझते हैं एक बार। ये जो पत्तियों के किनारे होते हैं यहाँ पर होते हैं छेद। ठीक है। और इसी पत्ती को अगर आप खोल के देखेंगे तो ये जो छेद होते हैं ना, रंध्री द्वार, ये जो छोटी छोटी कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है। और अंदर पत्ती को अगर आप काट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो छोटे छोटे छेद हैं इन पर एक लवण पाया जाता है, या फिर हम कहें एक वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। आगे हमें क्या करना है, ये छोटा सा पैरा है, इसे और कंप्लीट एक बार कर ही लेते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होने का निश्चित प्रमाण है। एक तरीके से स्टार्च का बन जाना मतलब कि प्रकाश संश्लेषण हो चुका है। स्टार्च बन गया मतलब प्रकाश संश्लेषण हो गया। किस किस की ज़रूरत है, देखिए इस डायग्राम में आराम से आप देख सकते हैं। सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड आप वातावरण से लेंगे। पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद है। जल और खनिज जड़ से ऊपर पहुंच जाएगा और रिलीज़ क्या होगी, ऑक्सीजन। रिलीज़ क्या होगी, ऑक्सीजन। इस तरीके से हमने आज पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इससे आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, जो अंडरलाइन लाइंस हैं उन्हें आप नोट कीजिए अपनी CW नोटबुक में। और ये जो पत्ती की संरचना है इसे भी आप बनाएंगे अपनी CW कॉपी के अंदर। पढ़ते रहिए इसको अच्छे से और होमवर्क जो है टाइम पर करते रहिए। थैंक यू बेटा।